प्रधानमंत्री आज लाल किला पर 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण दे रहे थे। सोशल मीडिया पर उनके भाषण का पोस्टमार्टम हो रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण में दो बड़ी बातें हैं जिस पर मैं भी अपनी बात रखूंगा। पहली बात जिन्होंने कही कि मजबूत सरकार चाहिए, देश के विकास के लिए मजबूत सरकार चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि इस देश में जब तक मजबूर सरकार, मिलीजुली सरकार नहीं बनेगी तब तक बहुजनों का, कम से कम इस देश के किसान, एससी, एसटी, ओबीसी का भला नहीं होगा। दूसरी बात कही है प्रधानमंत्री ने कि परिवारवाद, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच समाजवादी दलों के परिवारवाद ने उसकी धार तीखी की है या धार को और कुंद किया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत सरकार की। तो प्रधानमंत्री के मजबूत सरकार की बात की अगर आप बात करें तो इससे आप बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते हैं। खासकर अगर आप इस देश के किसान कम्युनिटी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, अगर आप इस देश के मजदूर हैं, गरीब हैं, तो मजबूत सरकार कभी आपके हित में नहीं रहेगा। अब इसको इस तस्वीर से समझिए। ये तस्वीर है एक मजदूर की जो देश की राजधानी दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में एक टमाटर के लिए रो रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, राहुल गांधी ने इनको बुला लिया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया कि देखिए कोई घर भी मिलता है तो ऐसे माइक लगा के। लेकिन ये राहुल गांधी की राजनीति कोई नई राजनीति नहीं है, ये प्रधानमंत्री की राजनीति कोई नई राजनीति नहीं है। इससे पहले नेहरू, इंदिरा और कांग्रेस की सरकार, खासकर नेहरू और इंदिरा, इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं। गरीबों के साथ खाना खाना, लाल किले से मजबूत सरकार की बात करना और गठबंधन की सरकार पर हमला बोलना, ये इंदिरा गांधी का भी यूएसपी था। दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिख दिया है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं सच के साथ ही रहूंगा और इस देश के संविधान, इस देश के लोगों के नफा नुकसान का विश्लेषण करता रहूंगा। आपको दुखी होना है तो हो जाइए। दिलीप मंडल ने लिखा है कि इस शख्स की गरीबी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसमें 77 साल की आज़ादी में 60 साल तो कांग्रेस के हिस्से में है, बाकी 15 साल बीजेपी के हिस्से में है और 5 साल मिला जुला के, जिसमें मोरारजी देसाई की सरकार हो या बीपी सिंह की सरकार हो या देवगौड़ा की सरकार हो। ऐसा नहीं है, 5 साल सरकारें चली हैं। चौधरी चरण सिंह कुछ महीने मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चंद्रशेखर कुछ महीने प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे, बीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद देवगौड़ा, गुजराल भी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो सवाल है कि सब लोग दोषी हैं, लेकिन सवाल है कि 60 साल शुरुआत के कांग्रेस के हिस्से में आया, उसके बाद मनमोहन सिंह भी 10 साल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीजेपी की जो अभी राजनीति है, जो प्रधानमंत्री जिस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, वो सारा नैरेटिव गढ़ा हुआ कांग्रेस का है। राम मंदिर के ताले खोले, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया राजीव गांधी ने, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लंबा भाषण दिया और इंदिरा गांधी के खिलाफ ही विपक्षी एकजुट हुए थे, तब जाकर मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। बाद में फिर कांग्रेस ने वापसी की और राजीव गांधी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली, उनको सिंपैथी का वोट मिला। उसके बाद फिर मिलीजुली की सरकार बनी। तो प्रधानमंत्री की जो मजबूत सरकार वाली जो फिलॉसफी है ना, ये सब कुछ कांग्रेस से लिया गया है और ये फिलॉसफी इस देश के बहुजनों के तो खिलाफ है। मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। अब मैं मजबूर सरकार के फायदे गिना रहा हूँ। चाहे मोरारजी देसाई जब मजबूर प्रधानमंत्री थे तो ओबीसी के कमीशन बने, मंडल कमीशन तभी बना। और जब मजबूर सरकार थी इस देश में, बीपी सिंह जब मजबूर मुख्यमंत्री बने, उसी समय सोचिए, उसी समय मंडल कमीशन लागू हुआ, बाबा साहब को भारत रत्न मिला, संसद में उनकी मूर्ति लगी। तो वो तमाम फैसले बीपी सिंह की मजबूर सरकार ने किए। इतना ही नहीं, ओबीसी को स्कूल कॉलेज जाने के दरवाजे भी खुले जब मजबूर सरकार चल रही थी मनमोहन सिंह की, मिलीजुली सरकार थी जिसको यूपीए बोलते हैं। जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होने लगी वैसे वैसे सत्ता से बहुजनों का, एससी, एसटी, ओबीसी का किनारा होने लगा। यूपीए 2 में थोड़ी कांग्रेस मजबूत हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि तमाम नीट जैसे फैसले आ गए जिससे आज आपके गरीब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं।
अब जो बच्चे तमिलनाडु में पढ़ रहे हैं, राजस्थान में पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं, सबको एक तरह का एग्जाम देना है। ये कपिल सिब्बल नाम के ब्राह्मण मंत्री ने किया। आईआईटी की हालत उसी ने इस तरह से किया। यहाँ तक कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दाखिले में भी हर राज्य के अधिकार थे, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये सब मजबूत सरकार में हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 100% मजबूर सरकार से सहमत हूँ, मान्यवर कांसी राम साहब के फिलॉसफी से सहमत हूँ। जब सरकार मजबूत नहीं मजबूर होगी तो इस देश के गरीबों के लिए पॉलिसी बनेंगे। जब मजबूर सरकार होगी, डेमोक्रेसी में मिलीजुली सरकार होगी, तो चेक एंड बैलेंस रहेगा। जैसे हर जाति के लोग जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज होंगे तो चेक एंड बैलेंस रहेगा। तो जो भी मजबूत सरकार की बात करे, एक दल वाली सरकार की बात करे, बहुमत वाली सरकार की बात करे, तो वो समझ लीजिए कि वो बहुजनों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। मैं तो उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। मजबूत सरकार चलाई राजीव गांधी ने 400 सीटों से जीतकर। नतीजा क्या हुआ? बोफोर्स। नतीजा क्या हुआ? रामायण महाभारत घर घर पहुंचाया गया। नतीजा क्या हुआ? राम मंदिर का विवाद हुआ। लेकिन जब कमजोर सरकार चला रहे थे मोरारजी देसाई, तब मंडल कमीशन बना। जब कमजोर सरकार चला रहे थे चंद्रशेखर, तो राम मंदिर का मुद्दा सुलझने वाला था। जब कमजोर सरकार चला रहे थे बीपी सिंह, तो बाबा साहब को भारत रत्न मिला, ओबीसी का मंडल कमीशन लागू हुआ, नौकरियों में आरक्षण मिला। जब कमजोर सरकार चला रहे थे देवगौड़ा और गुजराल जैसे लोग, तब जाकर उस समय रक्षा मंत्री से लेकर शरद यादव हो, मुलायम सिंह यादव, वो लगता था लालू यादव, लगता था बहुजनों का मंत्रिमंडल है। इसीलिए इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए आपको, और ये फिलॉसफी मान्यवर कांसी राम साहब की है। तो आप लोग बताइए कि क्या मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए? मुझे लगता है डेमोक्रेसी में मजबूर सरकार जनता के हितों में फैसला लेती है, और मजबूत सरकार इंदिरा गांधी, नेहरू और नरेंद्र मोदी की तरह, राजीव गांधी की तरह कॉरपोरेट के हितों में फैसला लेती है। अब प्रधानमंत्री ने दूसरा मुद्दा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद जो है वो विनाशकारी है। इस पर मैं अपनी राय दूंगा, लेकिन एक और मुद्दा ले आते हैं। आज लालू यादव ने कहा कि ये अंतिम उनका 15 अगस्त पर लाल किला पर झंडा है। खड़गे ने कहा कि ये भी उनका अंतिम है। सोचिए, आज खड़गे वहां नहीं गए। उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, रक्षा मंत्री की सिक्योरिटी, उनके मंत्रिमंडल की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि वहाँ हम जैसे लोगों को फटकने भी नहीं दिया जाता है। मैं अगर जाता भी तो मैं इतने लाइन में पीछे चला जाता कि मैं पहुँच ही नहीं पाता, भाषण खत्म हो गया होता, इसलिए मैंने जाना उचित नहीं समझा। वही सोचिए किस तरह के ट्रोल आदमी है लोग। आज साफ दिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब वहां गए तो अमित शाह उठे और उन्होंने अभिवादन किया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, लेकिन ट्रोल मीडिया कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अमित शाह को प्रणाम किया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस देश में चेक एंड बैलेंस रहे, और अगर नरेंद्र मोदी कोलिजियम सिस्टम खत्म करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोगों के डाइवर्सिटी को जस्टिफाई करते हैं, कोलिजियम खत्म होता है, तो मैं पक्ष में हूं। मैं आज इंदिरा गांधी का पुराना भाषण भी सुन रहा था। वो ठीक ऐसे ही बोल रही थी जैसे आज नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। उनको भी उस समय दिक्कत थी मिलीजुली सरकार से, उनको भी उस समय दिक्कत थी। मोरारजी देसाई वाली सरकार हो, राजीव गांधी को भी मिलीजुली सरकार से दिक्कत थी। मैं फिर कह रहा हूं, गठबंधन की राजनीति आपके दिमाग में डाला जा रहा है, मजबूत मजबूत मजबूत, ये बिल्कुल झूठ है, फरेब है। मजबूत सरकार जो है वो कॉरपोरेट की सरकार होती है, वो पार्टी विशेष की सरकार होती है, कार्यकर्ताओं की सरकार होती है, और मजबूर सरकार जनता की सरकार होती है। मैंने तो फायदे गिना दिए। अब आते हैं लास्ट कड़ी, परिवारवाद पर। मैं इस बात से, प्रधानमंत्री के बात से सहमत ही नहीं, 200% सहमत हूं कि परिवारवाद जो है वो प्रतिभा को मार देता है। कम से कम मैं कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए तो नहीं कहूंगा, उनके जो परिवारवाद है उनके बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो समाजवादी नेताओं का, सोचिए लालू यादव किसी परिवार से नहीं निकले थे, मुलायम सिंह यादव किसी राजनीतिक परिवार से नहीं निकले थे, मान्यवर कांसी राम साहब किसी राजनीतिक परिवार से नहीं निकले थे, करुणानिधि किसी राजनीतिक परिवार से नहीं निकले थे, शिबू सोरेन किसी राजनीतिक परिवार से नहीं निकले थे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तथ्यों पर बात करता हूं। नीतीश कुमार किसी राजनीतिक परिवार से नहीं निकले थे, चंद्रशेखर रावण किसी राजनीतिक परिवार से नहीं निकले थे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजनों को कम से कम
SC ST OBC और गरीब लोगों को जैसे मजबूर सरकार चुनना चाहिए, उसी तरह से नेता सड़क पर का चुनना चाहिए जो धूप, गर्मी, बारिश, आंधी तूफान में पला बढ़ा हो, जो सड़कों का दर्द जानता हो, जिसने गरीबी भूखमरी देखी हो, ताकि वो आपके लिए प्लानिंग बनाएगा। इस बात से मैं सहमत हूं। मैं किसी के परिवार के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये बात कहता हूं कि जो आदमी परिवार का दर्द नहीं जानता हो, जो आदमी फैमिली मैन नहीं हो, अमेरिका में उसी को राष्ट्रपति के लिए प्रेफर करते हैं जो फैमिली मैन हो, जिसने परिवार चलाया हो, जिसने 20 बच्चे पाले हों। ये बात सही है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी आपको सड़कों का चाहिए, जो परिवार से निकला हो, परिवार का दर्द भी जानता हो और जिसने अपने पैरों पर संघर्ष किया हो। इस बात से उम्मीद है आप सहमत होंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि लालू यादव का जो अनुभव था, मुलायम सिंह का जो अनुभव था, मान्यवर साहब का जो अनुभव था, मायावती जी का जो अनुभव था, शिबू सोरेन का जो अनुभव रहा होगा, वो उनके बच्चे को अनुभव हो ये जरूरी नहीं है। उनके बच्चे और नाम कमाए, दुनिया भर में तमाम चीजें करे, लेकिन बहुजन समाज को अपना नेता सड़कों का चुनना चाहिए, जिसको दुख तकलीफ क्या पता हो, जिसने रातें सड़कों पर गुजारी हो, जिसने इस देश के तकलीफ को समझा हो, देखा हो। ये लड़ाई सम्मान की है, लेकिन सबका परिवार सुरक्षित रहे, उनके बच्चे का बेहतर भविष्य हो, ये जरूर है। तो परिवारवाद की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस को हो सकता है सूट करे, लेकिन जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको सूट नहीं करता है। अब आप लोग बताइए, मेरी इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए 2024 में? और आपको सड़क का नेता चाहिए या परिवार का नेता चाहिए? दोनों अलग अलग मसले हैं। इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है मैंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, लेकिन सच है, क्या आप डर से ईमान की बात नहीं करेंगे? तो प्रधानमंत्री के मजबूत सरकार के मैं पक्ष में नहीं हूं, मजबूर सरकार के पक्ष में हूं, जो इस देश के गरीब, किसान, मजदूरों का भला करेगा। और प्रधानमंत्री की ये राय कि परिवारवाद सही नहीं है, ये तो कांग्रेस और बीजेपी पर भी फिट बैठता है। प्रधानमंत्री पहले अपनी पार्टी का परिवारवाद खत्म करे, लेकिन उससे बहुजनों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुजन समाज को अपना नेता सड़क का चुनना चाहिए, जिसने अपने आप को सड़कों पर साबित किया हो, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे किसी और का परिवार हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।